नमस्कार साथियों, क्योंकि कहना ज़रूरी है यूट्यूब चैनल सुधा उपाध्याय के सौजन्य से सदी के महत्वपूर्ण कवियों की श्रृंखला में आज मैं जोशना बनर्जी के साथ हूँ। जोशना बनर्जी आगरा के स्प्रिंगडेल मॉडर्न पब्लिक स्कूल में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं। इनका जन्म आगरा में हुआ। पिता बिजली विभाग में कार्यरत थे। सेंट कॉनरेड्स इंटर कॉलेज आगरा से शिक्षा ग्रहण की इन्होंने। आगरा विश्वविद्यालय से ही अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद बीएड, एमएड, पीएचडी की। इनका पहला कविता संग्रह सुधान पूर्णा, जो इन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता को समर्पित किया। 10 साल पीजीटी लेवल पर अंग्रेजी पढ़ाने के बाद इन्होंने प्राचार्य का पद संभाला। इनका अधिकांश समय कोलकाता में बीता। बोलपुर और बेलूर, कोलकाता में रहकर इन्होंने कथक और भरतनाट्यम सीखा। प्रधानाचार्य होने के साथ साथ वर्तमान समय में ये सीबीएसई के वर्कशॉप्स भी कराती हैं और सीबीएसई की किताबों की एडिटिंग भी कर रही हैं। इनकी कविताओं में बांग्ला भाषा का प्रयोग अधिक पढ़ा जा सकता है। इनका दूसरा कविता संग्रह अम्बुधि में पसरा है आकाश वाणी प्रकाशन से प्रकाशित है। रजा फाउंडेशन की ओर से इन्हें शंभू महाराज जी के विस्तृत कार्य करने के लिए 2021 में फेलोशिप भी मिला है। कविताओं का अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, नेपाली, पंजाबी में अनुवाद हो चुका है। शोधार्थियों, आज मैं जोशना बनर्जी जी के 5 कविताओं के द्वारा उनकी रचनात्मक यात्रा आपके साथ तय करूंगी और इन कविताओं पर थोड़ी बातचीत, विवेचन और विश्लेषण करूंगी। शोधार्थियों, मेरी पसंद की पहली कविता है भात। भात पकाकर माँ ने तांबे के बर्तन में केले के पेड़ के नीचे रख छोड़ा। पिता की आयु स्वर्ग से खींचती रही। भात, उबले आलू और मधु से भिक्षुनी को विदा किया। भात पकाया जब जब पिता ने बेचे हुए खेतों के किस्से बार बार सुनाए। भात परोसती माँ को पिता पौलमी, यमी, शची, कामायनी, सुतंभरा न जाने क्या क्या कहते रहे। 4 दाने जो छूट जाते थाली में भात के, दादी चिल्लाती, भात का सम्मान इंद्र से भी बड़ा है। एक दाना न बचे थाली में। चावल की बोरियां ग्राम से आ जाती थी वर्ष में एक आध बार, परंतु उससे काम न चलता। 2 बेला भात की जुगत में पिता के देह का रंग भात से उतरकर कोयला होता रहा। भात से उठते धुएं में ही पढ़ाई की, भात के पानी से त्वचा चमकाई, भात के मांड से ही सूती कुर्ते और साड़ियाँ कड़क होते रहे। शरीर में विटामिन ई, बी और सी बढ़ाया। भात ही पूजा में दुर्गा को चढ़ाया। बचा भात भिक्षुओं को खिलाया। सप्ताह में 3 दिन पाता भात बनता। खाते खाते 7 योजनाएं बन जाती, 6 विफल रहती। बासी भात खा खा कर ही पुरेंद्र चटर्जी ने अपना अल्सर ठीक किया। कोई बहुत बड़ा नाम नहीं, ये हमारे पड़ोसी थे। पत्नी मर चुकी थी, कई दिनों तक नून भात खाया, माटी में पड़े रहे। कोई 20 दिन तक हम सब्जी मछली देते रहे। भात की चिंता में ही पुनः उठ खड़े हुए। कितने भातमयी हैं हम बंगाली। अपने अलावा कुत्तों, बिल्लियों, पक्षियों, चींटियों, मछलियों, तोतों को भी भात ही खिलाते आ रहे हैं। भात न पके जब, वह दिन हमें डरा देता है। क्या ही मांगता है भात हमसे, नम जलवायु और थोड़ा सूर्य। करीब 118.43 मिलियन टन चावल उगाया गया देश में भात खाने वालों को मिलता रहे और भात, ऐसा कह कहकर पंडित जी फेरा पाते थे गली में। भात ही त्रिदेव का कारक है, समय काल भात का ही जना है, ऐसा भी कहते थे। भात खाते खाते ही जानी अपनों के मन की बात। किसने किससे प्रेम किया, किसने किसे छला, किसने चूम लिया किसे, किसने क्या लिखा, कौन कितना धनेश बना। भूखे भात में
किसने पहने सबसे सुंदर वस्त्र, पोखर के समीप प्रेम पत्र किसने किसे दिया, इस सब की खबर भात खाते खाते ही मिली। अन्न धन गहने में सबसे बड़ा चरित्र भात ही रहा। भात भात न हुआ प्राण हुआ भात हमारा, कोई आता तो भात ही लेकर आता, कोई जाता तो भात ही खाकर जाता। भात पकाने के लिए डिब्बे से चावल निकालते समय माँ 3 चुटकी चावल वापस डाल देती डिब्बे में, कहती इससे बरकत होती है। मछली का कांटा फंसा दांत में कई बार, भात कभी न फंसा। भात न फंसता न फंसाता, भात तो शीतलता ही देता रहा। भात से बने मेरे दांत, मेरी हड्डी, मेरी देह, भात ने ही मुझे जिलाए रखा। भात पचने पर ही बना रस, रस से रक्त बना, रक्त से ही सब बना। माँ का गर्भ, पिता का वीर्य सब भात से ही बना। भात से ही बनी हूँ मैं। रोटी की तरह भात भी एक महापृथ्वी है। भात कभी न खत्म होने वाला समय है। साथियों, इतनी कविताएं पढ़ी, एक से एक बेहतरीन बेशकीमती कविताएं पढ़ी। अन्न पर, जल पर, धरती पर, आकाश पर, अग्नि पर, ज्वाला पर, मिट्टी पर भात आदिम जरूरत, केवल भूख प्यास नहीं, केवल भौतिक ज़रूरत नहीं, व्यक्ति की शारीरिक मानसिक क्षुधा के लिए भात किस किस किस्म से, किस किस तरह से अपना दाय निभाता रहा हमारे जीवन में। भात का होना बंगाल और बिहार की संस्कृति में दरअसल आब का होना है, मान का होना है, नाम का होना है, यानी रसूख और प्रतिष्ठा भी। भात को इतनी तरीके से, इस तरह से रोम रोम में और रेशे रेशे में जिस तरह जोशानी बनर्जी बुनती हैं और बनाती हैं, रांधती हैं, पकाती हैं, जब रीझ जाती है, जब सीझ जाती है, तो यह कविता दरअसल शोधार्थियों भात के गौरव को, धन धान को कोठरी में और बटुली में किस तरह से भात पारिवारिक ऊर्जा को, पारिवारिक संपदा को, संस्कृति को, पारिवारिक लेन देन व्यवहार को, आदान प्रदान को, प्रेम प्रवाह को संजोए रखता है अपने आप में। भात विराट है, क्योंकि जोशानी बनर्जी की पंक्तियाँ, आखिरी पंक्तियों में रोटी की तरह भात भी एक महापृथ्वी है। तो उसे सृष्टि की तरह, संस्कृति की तरह, उसे मानवीय संस्कारों में दरअसल जोशानी बनर्जी देखती हैं और कहती हैं कि भात दरअसल आदिम कथा है और जो आदि से लेकर अंत तक, आज तक हमारे सरोकारों में बना हुआ है। बेटियां पैदा हों, बेटियां नरिश हों, बेटियां ब्याही जाएं, माछ और भात, ये सुख का, समृद्धि का, सौहार्द का, प्रेम का, परवाह का, प्यार दुलार और आशीर्वाद का प्रतीक हुआ करता है। तो ये भात किस तरह से हमारे नस नस में, हमारे भीतर न केवल ऊर्जा का संसार दे रहा है, बल्कि हमारे भीतर एक ओज, तेज और नए संभावनाओं को भी जन्म दे रहा है। जोशानी ने भात को जिस तरह से देखा है शोधार्थियों, निश्चित तौर पर ये बेहतरीन कविता है। दूसरी कविता है, दिनों में तुम बृहस्पति हो, रंगों में हल्द। मेरा बृहस्पति एक छिद्र है जिस पर रख दिए हैं तुमने अपने ओष्ठ। तुम्हारी फूंक गुंजायमान है। वे मनुष्य तो खरीदते नहीं नए कपड़े बृहस्पति को, जाते नहीं डॉक्टर के पास और शुरू नहीं करते कोई शुभ कार्य इस दिन। वे अचंभित करते हैं मुझे, दुखी भी। इस दिवस की शुभता और महिमा से अनभिज्ञ है। मैंने तो बृहस्पति को ही काटे अपने नाखून, पहने नए वस्त्र, केश धोए, दिखी सुंदर और खिलखिलाई खूब। पीला वस्त्र उढ़ाया तुलसी को, पीले फल खाकर विटामिन इकट्ठा किया, पीली मिठाई बांटी मंदिर में, पीले पुष्पों की माला पहनाई देवों को।
गर्दन उठाकर देखा तो पीला दिखा आकाश। आकाश की ओर उठने की चाह जगी जब मन में, कानों में मंत्र के साथ ठूंस दी गई सीता और दमयंती। पीला युक्त ललाई लिए दिनों बाद जब जीवन ठीक ठाक लौटने लायक जगह बना है, अब यह संभव हुआ तुम्हारे आने से। तुम आए हाथ में सुख, आंखों में आस, हृदय में प्रेम लिए। तुम आए और रह गए मेरे पास। तुम आए जीवन लेकर, लेकर आए तुम वायु, आकाश, पृथ्वी, ओज लेकर आए तुम वह सब लेकर आए जो भाग्य में नहीं था मेरे। एक सुंदर आलय बनाया तुमने मेरे लिए, लयबद्ध संगीत लेकर आए तुम। मैं अब नृत्यरत हूँ, हाथ हैं पीले, दिनों में तुम बृहस्पति, दिनों में तुम बृहस्पति, रंगों में हल्द प्रिय। अनूठी प्रेम कविता है साथियों। हल्दी का रंग, गेंदे का रंग, सूरज का भी रंग, तो धरती आकाश जैसे एक ही रंग में पीत वस्त्र में पसर गई हो। ये पीलापन जो है ये निस्पृहता नहीं है, ये पीलापन ओज विहीनता नहीं है, ये पीलापन दिपदिपाता, दमकता, वो चमक है जो सुवर्ण सा कर देता है। ये पीलापन शुद्धता का प्रतीक है, सौभाग्य का प्रतीक है। इसलिए पीली हल्दी है और हल्दी से भरे हाथ, हल्दी से भरी देह और हल्दी की गांठें जो शुभ शगुन में माएँ हमें थमाती हैं, खोइंछा में डाल देती हैं, वो हल्दी, वो पियरी, वो पिया की पियरी, वो विवाह में, वो परिणय में, वो संबंध में, दाम्पत्य में जो पीलापन है, दरअसल जोशानी बनर्जी उस पीलेपन की, उस शुद्धता की, पवित्रता की बात करती हैं, उस दीप्तिपाते चमक की बात करती हैं। बेहतरीन कविता थी। और शुद्धार्थियों, आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल नए विषय वस्तु जोशानी लाती हैं। उनका सेंट्रिक आइडिया जो है, उनकी कविताओं का जो केंद्रीय विषय वस्तु है, बिल्कुल नए विषयों के साथ नया सब्जेक्ट है। उस ओर जहाँ कभी कवियों का ध्यान जाता नहीं, आंखें जाती नहीं, नज़र जाती नहीं, जोशानी उनको कविताओं में पिरोती हैं। तीसरी कविता है, यह भी प्रेम कविता ही है शुद्धार्थियों। निचला होंठ अधिक चंचल है, उचक कर कोने से दांत में पहले वही जागड़ता है, जैसे एक रहस्य टिका हो उस पर, जैसे रहस्योद्घाटन से पहले की भंगिमा, जैसे प्रियतम की पहली पसंद हो वही। छुआ जाए तो उसी को पहले छुआ जाए, जैसे अधरामृत अमोघ, जैसे वृष्टि मेघ गर्जन से भी अधिक चपल, जैसे ऊपरी होठ हो अपंग और इसी पर हो दायित्व देख रेख का, जैसे ऋतु संहार में कवि अपनी प्रिया को संबोधित कर रहा हो, जैसे चेहरे पर उभरे रहने के बावजूद निचले होने की दुहाई दे रहा हो। नकारता हुआ इस सत्य को कि दोनों होठ समान, जैसे अपरिचय से जुड़ी कोई संवेदना, दंभ इतना जैसे ऊपरी होठ का भार उसी ने संभाल रखा हो। बेहतरीन, जैसे उसी पर टिका हो सौंदर्य संपूर्ण, जैसे दंत पंक्ति के सफेदी पर लाल जवा, जैसे ऊपरी होठ की सभी जिम्मेदारी उसी पर हो। एकांत में मुस्कुराए तो खींच ले जाए उसे अपने साथ, जैसे अवसाद में खंडित नायिका का बिछोह गीत, जैसे विरह के अवशिष्ट दिनों में भी रमणीयता बनाए रखने की कला, जैसे देह के शासन के कार्यभार की सूची, जैसे 8 अध्यायों वाली अष्टाध्यायी। बहुत खूब। इतना चंचल जैसे काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, निचला होठ अधिक चंचल है। शुद्धार्थियों, साथियों, कविता की विचार पंक्तियाँ और हैं, वो मैं पढ़ूंगी पर अपने को रोक नहीं पा रही हूँ। ये स्नेह सिक्त, ये स्मित, ये निचले होठ का कार्यभार, कार्य व्यापार, जिस ओर जोशानी बनर्जी इशारा कर रही हैं, ये होठ बड़ी बेहतरीन तरीके से, बड़े सलीके तरीके से जानते हैं अपनी जिम्मेदारी। ये निभाते हैं अवसर सुअवसर पर मुस्कुराने का, संकुचित होने का, अपना संक्रमण, प्रेम का संक्रमण पसारने का
और सब में समो जाने का, सबको समो लेने का। ये ज़रूरी जिम्मेदारी अपनी चंचलता में, अपने उघरेपन में, अपनी उपस्थिति में, अपने बने रहने में, अपने जुटे रहने में ये निचले होठ किस तरह से जिम्मेदारी निभा रहे हैं। परंतु कहो कोई इस निचले होठ से, मेरे प्रेयस से इसे नहीं छुआ मेरे माथे को पहले, फिर छुए मेरे नेत्र, इसे तो छुआ ही नहीं। प्रेम की इससे बेहतरीन पंक्तियाँ शोधार्थियों, प्रेम कविता की इससे बेहतरीन पंक्तियाँ हो नहीं सकती कि मेरे प्रेयस ने, मेरे प्रेमी ने जब जब मुझे भरपूर किया, जब जब स्नेह से आलिंगनबद्ध किया, जब जब प्रेम से टूट कर मुझे चाहा, तो आदर सूचक कभी उन्होंने मेरे माथे को चूमा, मेरी आँखों को चूमा, मेरे सौंदर्य को सराहा, पर इन होठों को छूने का दुस्साहस नहीं किया। गज़ब की कविता है जोशानी। और ख़ास तौर पर ये अंतिम 4 पंक्तियाँ शोधार्थियों किसी भी समसामयिक प्रेम कविता को या देह विमर्श के तमाम जो सवाल अब उठ खड़े होते हैं, उनके साथ ही कंटेम्प्ररी तुलनात्मक रूप से पढ़ी ही जानी चाहिए। अगली कविता है, हम सटे थे एक दूजे से। कोहिमा के एक चर्च में हमारा विवाह हुआ। चर्च में बेतलहम जैतून की लकड़ी से बने एक नाद के बगल में खड़े हम दोनों पृथ्वी के सबसे सुंदर दूल्हा दुल्हन लग रहे थे। दजको घाटी और जंफो चोटी पर हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे हम। अचानक स्वप्न टूटा। घड़ी देखी थी तो भोर के 4 नहीं बजे थे। ये सब स्वप्न था, जहाँ हाँ स्वप्न ही तो था। फिर याद आया पिछली दफ़े कैसे लड़े थे हम, साइबेरियन बाघ और तिब्बतियन भेड़िए की तरह। बहुत खूब। तो अलग अलग दिशाएं थे हम, 2 अलग अलग दिशाएं थे हम, दोनों का कोई बेल नहीं। एक अंतरीप तो दूसरा सियालदाह जंक्शन। कितने लाइव एग्जाम्पल हैं, आप शोधार्थियों देखें कि कितने जीवन के आसपास पसरे हुए ये बिंब बनते हैं। एक भारत संविधान तो दूसरा संघ, एक मणिपुर तो दूसरा पुरानी दिल्ली, एक लोकटक झील तो दूसरा पथरीला पहाड़। कैसे रिझाया था अर्जुन ने चित्रांगदा को। एक शिरोई लिली पुष्प देकर कैसे रिझाओगे तुम मुझे। कोई पुष्प, कोई पत्ता, कोई बेलपत्र तक न रखा मेरी हथेली पर आज तक तुमने। उतना ही सटे थे हम एक दूसरे से जितना जलपाईगुड़ी की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा है भूटान। जैसे क्षितिज, जैसे पिता की सुराही से सटा रहता था माँ की सूती साड़ी का फटा हुआ एक हिस्सा। माँ सुराही को ठंडा रखने के लिए रोज कपड़े को गीला करके सुराही से लपेट देती। उतनी भर ही महक थी तुम्हारी जैसी रसोई में पंचफोरन की महक, जैसे सक्या मठ के प्रार्थना कक्ष में फैली धूप बत्ती की महक, जैसे शिशु के होस्ट पर फैली हो माँ के स्तन के दूध की महक। बहुत खूब जोशानी, बहुत खूब। तत् वितत सुशीर धनवाद्य अवनद्ध संगीत गूंजता था हमारे कानों में। आंखें बंद करते थे हम और पहुंच जाते थे एक दूसरे के पास। तितिक्षा भर शक्ति थी हमारे अंदर, धार चढ़ रहे थे हम। पानी उतर रहा था तीस्ता में। उधर मैं धागा बांध रही थी हमारे मिलन के लिए। हम एक दिन उभरेंगे चेचक की तरह, लाल दानों की तरह दिखेंगे। सिरदर्द, भूख की कमी और बुखार की तरह खत्म हो जाएंगे एक दिन। न तुम मुझे गले से लगाओगे, न मैं तुम्हारा माथा चूमूंगी। हम बिछड़ जाएंगे एक दिन पृथ्वी के शून्य में। जोशाने, ये कविता एक फ़लसफ़ा है, एक दर्शन है। और शोधार्थियों, इस दर्शन में प्रेम की सतत यात्रा करते 2 युगल दरअसल एक दूसरे को मान मनुहार से, अपनी स्मृतियों से, अपने संवेदन से और अपने गहरे अनुभवों से जोड़ते हैं। और जब जोड़ते हैं तो पाते हैं कि संग साथ होने और पास पास होने से कहीं बेहतर है स्मृतियों में जुड़े रहने, सतत रहने और एक दूसरे में तल्लीन रहने।
और जोशानी उसी ओर बार बार याद दिलाती हैं कि हम किस तरह से संगच्छध्वम संवदध्वम समवो मनांसि जानताम, एक साथ समवेत होकर समानांतर एक दूसरे के साथ बढ़ते रहे, चलते रहे, और मैं की यात्रा, मैं की दूरी को, मैं के अंतराल को पाटा हमने, और हम होकर आगे भरपूर होकर जिए। अगली कविता है अठोतरी। 8 सहेलियों में चर्चा का विषय था कि अश्रु बहकर कहाँ चले जाते हैं। पहली सबसे बड़ी उम्र की लड़की ने कह दिया, नीलोत्पला में जाकर मिल जाते हैं। सहसा किसी ने पूछा, अनुकंक्षाएं तो जो पूरी नहीं होती वे कहाँ शरण पाती हैं। दूसरी लड़की, जिसके पिता धमतरी में पत्थर काटते थे, कह उठी, सिहावा में जम जाते हैं। जब पूछा गया, पीड़ा में भी मुड़ जाने की लचीली कला देह के किस अंग में है। गौना हुआ था जिस तीसरी लड़की का, धीमे स्वर में बोली, जांघों में। हम सब ताकते रह गए उसे। चौथी लड़की, जो कुम्हड़ा सिर पर रखकर चली आई थी, बोली, जब बना चुकी होगी चूल्हे में अपनी देह झोंक कर तरकारी रोटी, खा लेंगे सभी, पर मेरी देह की गंध से स्नेह नहीं करेगा कोई। पांचवी लड़की की कामना थी वह रावत की सवारी करे, ऐसा कह देने भर से सब ने उसकी खूब खिल्ली उड़ाई। अल्लम गल्लम बकते रहे सब। छठी लड़की अंधी थी। माँ बाबा मर चुके थे। कहने लगी, पता नहीं कौन उसकी छाती मसल देता है। जब तब गंध से पहचानती है तो दादी डांट कर समझा देती है, चाचा के बारे में ऐसा नहीं कहते, पाप लगता है, दंड मिलेगा। उसकी आंखों में झोंक दिया गया था दंड विधान। 7वीं लड़की ने खूब पढ़ाई करनी थी, देश दुनिया घूमना चाहती थी, अजायब घरों पर किताब लिखना चाहती थी, एक घर खरीदेगी परिवार के लिए, अच्छी नौकरी लगने पर अभी प्रतीक्षा में है। पिता ने कन्या छात्रवृत्ति योजना में फॉर्म भरा है। 8वीं लड़की सोच रही उसे क्या करना चाहिए। 8वीं लड़की सोच रही उसे क्या कहना चाहिए, किस विषय पर बात करे। यकायक उठकर सबको गले से लगा लेती है। 8 सहेलियां खिलखिलाकर हंस देती हैं। 8 लड़कियों के 8 दुख, 800 लड़कियों के होंगे 800, और जिस तरह जितनी लड़कियां उतने दुख। किस अठोतरी में इतनी दिव्यता जो जप भर लेने से मिट जाए इनकी पीड़ाएं। 8 लड़कियों के लिए 108 मनकों की अठोतरी निरर्थक है, निरर्थक है। साथियों, ये अठोतरी जो है 108 मनकों की माला होती है, और इस जाप में, इस मंत्र तंत्र में, शास्त्र पुराण में, धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है इस विपदा, इस अवसाद, इस पीड़ा, इस यातना, इस यंत्रणा से स्त्रियां जो गुजर रही हैं, बच्चियां जो गुजर रही हैं, लड़कियां जो भोग रही हैं, भुगत रही हैं अपने अपने हिस्से का दुख, कहीं नहीं लिखा। कोई बात नहीं करना चाहता, न मौलवी, न पंडित, मुल्ला, कोई बात नहीं करना चाहता। मठाधीश, धर्माधिकारी सब अपने अपनी कुर्सियों पर मौजूद उस 108 मनकों की माला को फिराते, सारी दुनिया में पाप और पुण्य को बखानते, सारी दुनिया की सुख और दुख की चर्चा करते, व्याख्यान देते, कभी नहीं बता पाते कि इन 8 लड़कियों के बहाने जो नेतृत्व कर रही हैं अन्य बच्चियों का, उन सबके अवसाद, उन सबकी पीड़ाएं, उन सबके सुख दुख, उन सबके हिस्से का क्षणिक छोटा छोटा जो मनुहार है, मान है, प्रेम है, पुचकार है, वो उनके हिस्से कभी आया क्यों नहीं। बेहतरीन कविताएं, बहुत शुक्रिया।